टीवी राजस्थान के एजेंडा क्या है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे हिंडोली विधानसभा की। हिंडोली से विधायक अशोक चांदा हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। पहला सवाल मेरा ये है कि एजेंडा क्या है में आपका स्वागत है और क्या कार्य योजना रहने वाली है, क्योंकि तीसरी बार आप विधायक बने हैं और काफी प्रदेश तेज तर्रार चेहरा भी है। क्या एजेंडा रहने वाला है सर अब आपका आने वाले टाइम पे? देखिए, जनता ने विपक्ष में रहकर उन मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी दी है जो मुद्दे अक्सर राज की नज़रों से बच जाते हैं या राज को कुछ लोग गलत राय मशवरा देकर गलत फैसले करवा देते हैं। उन गलत फैसलों के प्रति, उन दबे कुचले मुद्दों के प्रति, जो छूटे हुए मुद्दे हैं लेकिन जनता के अधिकार हैं, उन अधिकारों के प्रति राज को आईना दिखाने का काम जनता ने दिया है। तो 100 दिन का तो कोई ऐसा विशेष कार्य योजना नहीं है। हर दिन की ये योजना है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उन्हें छोटे मोटे रोज़मर्रा के कामों में आराम मिले और राज की कहीं भी अनदेखी हो वहाँ राज की आंख खोलने का, उनको आईना दिखाने का काम करें। सर, किसान नेता के रूप में अशोक चांदा को जाना जाता है। बड़ा एक बैकग्राउंड रहा है किसानों को लेकर, आप लगातार उतर रहे हैं, विपक्ष में बड़ा देखा गया है। अब क्या रहेगा सर आगे किसानों को लेकर कुछ होता है? देखिए, किसानों ने ही मुझे 3 बार चुनाव जिताया है और इस बार भी आप देख रहे हैं किसानों के लिए निरंतर काम करते रहे, उनके रोज़मर्रा के जीवन में कुछ सुधार आए, उनकी आमदनी बढ़े, उनके जीवन की शैली बढ़े, उनके बच्चों की शिक्षा का फ़ायदा मिले, उन्हें भी सरकार की सभी योजनाओं का फ़ायदा मिले। ऐसी व्यवस्था करने की वजह से तीसरी बार हमारे को जिताया है। तो कहीं ना कहीं भी किसानों का जो अधिकार बनता है या उनकी जो आशा उम्मीद है, उन पर कहीं भी सरकार कुठाराघात करेगी तो उस पर निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा और किसानों को सुविधा दिलाने का काम किया जाएगा। सर, आपको क्या लगता है इंडोली के अभी भी कौन से वो मुद्दे हैं या कौन से विकास कार्य योजना जो अभी आप पूरा नहीं कर पाए हैं, या अभी आपके दिमाग में है ये चीज़ तो मुझे करनी है? नहीं, मुझे बहुत कुछ करना है अभी तो, क्योंकि देखिए 3-4 चीज़ों का मेरा मानना है। एक तो हर 3 किलोमीटर के ऊपर गांव का किसी भी कोने में बच्चा बच्ची रहता हो उसको 12वीं स्कूल मिलनी चाहिए 3 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि हर किसी के पास साधन नहीं होता। तो जहाँ तक पैदल भी जाके आ जाए बच्चा या साइकिल से जाकर आ जाए, घर वाले साइकिल दिला सकते हैं, रोज़ का पेट्रोल का डीजल का खर्चा नहीं हो, तो 3 किलोमीटर के अंदर 12वीं मिले, 15 किलोमीटर के अंदर सरकारी कॉलेज मिले और हर गांव के अंदर खेल का मैदान मिले। इस प्रकार से हमारी बहुत योजनाएं थी जो कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के ऊपर हमने कार्य योजना बना रखी थी। वो जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तब हम उसको पूरा करेंगे। सर, कभी इंडोली ने इतना विकास नहीं देखा, लेकिन वो आपने करा कर दिखाया। 7-7 कॉलेज आप लेकर आए, तो ये बहुत बड़ी बात है सर इस प्रकार से, क्योंकि कोटा के बाद पैसा लगा है तो हिंडोली में लगा है। नहीं, ये हमारे लोगों की उम्मीद, इच्छा शक्ति का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जिस उम्मीद से हमारे को राजनीति में उतारा, मजबूत किया, तो उनकी उम्मीद पूरा करना हमारा पहला धर्म बनता है। हमने कोशिश यही करी कि आने वाली पीढ़ियों का किस प्रकार से शिक्षा के स्तर में, खेती के स्तर में, आमदनी के स्तर में, सामाजिक स्तर से, धार्मिक स्तर से जीवन सुरक्षित और समृद्ध बने। तो निश्चित रूप से हम काफ़ी हद तक तो कामयाब हुए हैं इस बार करने में। सर, आपने 6 महीने पहले एक बात बोली थी, हम 3 सीटों लेकर आएंगे, लेकिन वो करके दिखाया है सर। बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक जीत है। बीजेपी का चोपड़ा साहब हो गया है सर, जनता का तो कांग्रेस में। हाँ, मैंने 2 बात बोली थी कि हम 3 सीट कांग्रेस पार्टी की लेकर आएंगे और मैं 1.25 लाख वोट लेकर आऊँगा, तो मेरी दोनों बातें पूरी हो गई। हालांकि इसका श्रेय मुझसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के वो नेता, कार्यकर्ता, हिंडोली, नैनवा और बूंदी जिले की आम जनता को जाता है, जिन्होंने इसके लिए दिन रात परिश्रम किया चुनाव के दौरान। सर, लेकिन अभी जिस प्रकार से भजनलाल सरकार का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार बड़ी देरी से हुआ, लेकिन अभी तक विभागों को बंटवारा नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पर निशाना साधते थे। देखिए, ये चिट्ठी की सरकार है। दिल्ली से चिट्ठी आती है, डोटासरा जी ने कल बोला, मैंने सुना, उस चिट्ठी में सीएम का नाम निकलता है। दिल्ली से चिट्ठी आती है तो मंत्री बन जाते हैं। अब उनको ये पता नहीं कि हमारे को करना क्या है। अभी तक तो इनको विभाग बांटने भी हफ्ता हो जाएगा। मुझे लगता है हर चीज के लिए दिल्ली जाना और दिल्ली से पूछकर वापस आना, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। वो कुर्सी जो है, वो कुर्सी एक बहुत ही जिम्मेदार और सुलझे हुए व्यक्ति, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने लायक व्यक्ति के लिए कुर्सी है। ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है, जो हर बात के लिए दिल्ली जाते हैं, वहां से दिशा निर्देश लेते हैं, वापस आकर उसको केवल लागू कर देते हैं। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान की जनता जनार्दन का होने वाला है। यदि इस प्रकार से राज चलेगा कि जब
जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं उनको नीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बड़ी दुर्दशा होने वाली है। फिर भी मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से शुभकामना तो दूं कि वो आने वाले 5 साल में जहाँ से अशोक गहलोत जी जैसे चाणक्य भी और जन कल्याणकारी योजनाओं के दिग्गज, अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे भारत में फेमस होती हैं और भारत में नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम होता है। तो मुझे लगता है कि उनका उतरने के बाद में उस कुर्सी में जगह भरना कठिन काम तो बहुत रहेगा, उतना आसान नहीं रहेगा। तो मैं उनको शुभकामनाएं इसलिए देता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, इसलिए क्योंकि राजस्थान की 7 करोड़ जनता जनार्दन की उम्मीदें वोट देकर सरकार बनाकर उस सरकार के माध्यम से उनके जीवन का स्तर जो है वो बेहतर हो, इसलिए मैं उनको शुभकामना देता हूं कि कम से कम जनता की उम्मीदों पर तो खरे उतरे। सर आपने ट्विटर पे एक निशाना साधा, 21 रुपए का लिफाफा याद आ गया सर, उस वाले विषय में गुर्जर समुदाय नाराज है मंत्रिमंडल से, क्या माने? नहीं, गुर्जर नेता आप भी बड़े देखिए मेरी बात सुनिए। किसी भी समुदाय का किसी भी पद के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। पहली बात, योग्य व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी गांव से, किसी शहर, किसी जिले से हो। योग्य व्यक्ति होना चाहिए ताकि वो जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे। हमने तो उस बात का कटाक्ष किया कि जब मोदी जी आए यहां पर गुर्जरों को बहकाने के लिए, उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट जी का नाम लेकर सांत्वना बटोरने का काम किया और वोट लेने की कोशिश करी, तो हमने तो उसका जवाब दिया कि आपको इतनी सहानुभूति थी तो एक बार तो आप 21 रुपए का लिफाफा डालते हैं और एक बार उसी के बराबर उसी समाज को जिसको आप बार बार आकर उनके सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में आ रहे हैं, उनके ऊपर अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं और बाद में उन्हें देते क्या है, क्या देते हैं? मुझे लगता है कि किसान कौमों का प्रतिनिधित्व बहुत कम हुआ है। देखिए मीणा समाज में, जो इस बेल्ट का मीणा समाज, ट्राइबल के बेल्ट के 2 मंत्री हमारे समय में भी थे, मालवीय जी थे, अर्जुन बामणिया जी थे और 2 ही हमारी खराड़ी जी हैं और प्रतापगढ़ वाले हैं मीणा साहब। तो उस बेल्ट के तो 2 मंत्री पहले थे, वही अब है। लेकिन इस बेल्ट के जो मीणा समाज है, इसमें प्रसादी लाल जी कैबिनेट मंत्री थे, रमेश मीणा जी कैबिनेट मंत्री थे, मुरारी लाल मीणा जी मंत्री थे, ये अभी केवल 1 किरोड़ लाल जी है। हालांकि किरोड़ लाल जी के साथ भी इन्होंने कुटाराघात किया कि सीएम नहीं तो डिप्टी में तो नंबर लगता। वो इतने टैलेंटेड आदमी हैं जिन्होंने पूरे 5 साल इनके लिए संघर्ष किया, सड़कों पर सोए रात रात भर, और उनको सीएम का सपना दिखाकर डिप्टी सीएम तक नहीं बनाना, जहां 2 डिप्टी सीएम की जगह 3 बना देते क्या फर्क पड़ जाता। तो उनको भी डिमोट किया मुझे लगता है उनके टैलेंट के हिसाब से, और बाकी मीणा समाज को तो इग्नोर ही कर दिया। तो गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, चाहे जाट हो, जो किसान कौमें हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था सीएम डिप्टी सीएम बने तब कि किसान कौमों के प्रति इनकी रवैया जो है वो सही नहीं है, और आपने देख लिया आज किसान कौमों को कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ विधायक अशोक चांदा, जिनका साफ तौर से कहना था कि किस तरीके से वो आने वाले टाइम पर हिंडोली के विकास को लेकर चर्चा करेंगे और साथ में जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है मुद्दे उठाएंगे। साफ तौर से उन्होंने भजन लाल मंत्री मंडल पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों का यहाँ पर काफी जो है कम भागीदारी देखने को मिली है। NDTV राजस्थान के लिए मैं बूंदी से सलीम।